की तरफ चलते हैं, द्वितीय सत्र की तरफ। तो द्वितीय सत्र में हमने धान की खेती पर आदरणीय शरद भैया से मार्गदर्शन लिया था। बहुत सुंदर 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी और 2 दिन लगातार हमारे सदन में आदरणीय सुजीत कुमार चक्रवर्ती जी पुणे से बीज स्तोत्र, बीजोत्पादन, उत्पादन के ऊपर और बीज उपचार और बोरे की पद्धति पर उन्होंने सत्र लिया और प्रश्नोत्तरी भी हुई 2 दिन। और आज फिर से हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर उत्तम कुमार बिसेन जी आ रहे हैं और वो भी आज हमें धान की खेती पर मार्गदर्शन देने के लिए इस मंच पर उपस्थित है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी भैया से, आप आए और आज के मुख्य वक्ता को सम्मानित करके हमारे मंच पर आमंत्रित करें। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं क्या? डॉक्टर उत्तम बिसेन साहब। सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम बिसेन आप जुड़ गया हूँ। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको, हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, फिर आप बात रखेंगे। जी, सभी सदन को सादर नमन। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम बिसेन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। ये जो कृषि महाविद्यालय बालाघाट है उसमें आप पदस्थ हैं। आपका धान की खेती पर बहुत अच्छा काम है और पूरे प्रदेश में आपको धान के नाम से, धान के प्रमुख वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। आपने जो हमारे पहला जीआई जो हुआ है मध्य प्रदेश में चिन्नौर का, वो आपके मार्गदर्शन में हुआ है। और आपने जिले में, क्योंकि बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसमें धान की खेती सबसे ज्यादा होती है पूरे, अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का धान का कटोरा कहलाता है बालाघाट। और यहाँ पर हाइब्रिड भी जो धान के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पर आपने पहली बार प्रदेश में शुरुआत की थी 2008 में, और वो प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पर काम कर रही है आपके मार्गदर्शन में। तो कई तरह की आपने उपलब्धियां हैं, कई तरह की विशेषताएं हैं। आप धान के अलावा अन्य फसलों पर भी आपकी विशेषज्ञता है, क्योंकि धान पर आपकी कई किस्में हैं। आपकी हाइब्रिड है आपके धान के ऊपर। अभी रिसेंटली जो पिछले साल इन्होंने 4 किस्में निकाली है। तो आपके विशद ज्ञान और आपके अध्ययन को आदर नमन करते हुए हम आपको इस योगाहार परिवार के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे योगाहार परिवार के सदस्यों को अपने ज्ञान से जो जानकारी है वो प्रदान करने का कष्ट करें। जी, आदरणीय डॉक्टर उत्तम कुमार बिसेन साहब। धन्यवाद राउत सर। आप सभी महानुभाव लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि राउत सर ने बताया, और यह जो आज का कार्यक्रम है वह धान पर आधारित है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा बीच में बता दें मुझे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो, आ रही बिल्कुल आ रही है सर। जी जी। जैसा कि सर ने आज मुझे जो है धान के बारे में बताने बोला है, और आज से 8-10 साल पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में या हमारे देश में, धान का रकबा कम हुआ करता था, परंतु कुछ प्रमुख फसलों का किसी कारणवश रकबा घटने के कारण, जिसमें से एक सोयाबीन भी है, उसके कारण धान का रकबा दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो विदेशों में जो धान उत्पादक देश थे, जिसमें प्रमुख रूप से चाइना था, वियतनाम, थाईलैंड या हमारे आसपास की स्पेशली एशियन कंट्रीज, वहां पे भी कुछ समय से जो एशियन कंट्रीज में भी जो कुछ विकसित देश हैं, वहां पे इस समय धान की खेती का रकबा कम करने के कारण वो उसके स्थान पे कोई दूसरी इकोनॉमिकल क्रॉप ले रहे हैं, या फिर पानी को बचाने के कारण जो है धान को कम कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे देश में धान का रकबा भी बढ़ा है, साथ ही साथ
इस समय जो हमारे देश से अगर धान की हम बात करें फसलों में, तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कुछ सालों से एक्सपोर्ट बढ़ा है। पहले हमारे देश से सिर्फ बासमती एक्सपोर्ट होता था, परंतु अब नॉन बासमती सेगमेंट का भी बहुत बड़ा एरिया है। तो धान इसलिए भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम बात करें कि धान के विषय में, कि धान की जो उत्पत्ति है, जो जैसे हर फसलों की कोई ना कोई उत्पत्ति स्थान माना जाता है, उसी प्रकार से धान की जो उत्पत्ति को साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है और सम पार्ट ऑफ चाइना, यहाँ पे धान की उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति उस स्थान को मानी जाती है जहाँ पर उस पर्टिकुलर क्रॉप की सबसे ज्यादा वेरिएशन, विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता से इसका मतलब है कि जहां उसकी सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हो, जहां पे उसकी बहुत सारी लैंड रेसेस, क्योंकि जो एक दो वर्ड होते हैं, एक तो वेराइटी होती है और एक होता है लैंड रेसेस। जब लैंड रेसेस होती है, जब एक प्रक्रिया के बाद में जब वो रिलीज होती है तो उसको वेराइटी कहते हैं। उसके पहले बहुत सारी लैंड रेसेस, और अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी लैंड रेसेस उपलब्ध है। इसलिए धान की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, आसाम मेघालय वाला पोर्शन है, उसको माना जाता है। बात करें कि धान की सिर्फ सुपरफिशियल जानकारी के लिए, कि धान की जो एक फसल है उसकी 24 प्रकार की स्पीसीज होती है। 24 प्रकार की इसकी जो है स्पीसीज होती है। प्रजातियां तो हजारों हैं, परंतु जो स्पीसीज है वो 24 प्रकार की है, जिसमें से 2 प्रकार की स्पीसीज का खाने में उपयोग किया जाता है। एक तो ओराइजा सटाइवा जो हम लोग खाते हैं, और एक होता है ओराइजा ग्लेब्रिमा जो कि अफ्रीका की नाइजर वैली है, वहां पे इसको खाया जाता है। इसके अलावा जो 22 प्रजातियां, 22 प्रकार की जो स्पीसीज है वो जंगली है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, धान के खेत जहां रहते हैं उसके पास नहर किनारे या एक लाल सा चावल या काला सा चावल उगता है मूछ वाला, जो कटने के पहले अपने आप ही झड़ जाता है, और इसको हमारी एग्रीकल्चर की भाषा में एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का वीड माना जाता है। परंतु कुछ लोग इसका अभी भी जो है उपवास करने वाले लोग परसूड़ का चावल करके इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये किसकी मोटा एक धान के बारे में जानकारियां हैं। अगर अब हम बात करें इसकी प्रजातियों की, तो हमारे देश में अभी तक जो है लगभग धान की 100 प्रजातियां किस्म भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड की जा चुकी है। और हाइब्रिड्स की बात करें, हाइब्रिड्स और वेराइटी में एक अंतर होता है कि हाइब्रिड का बीज जो है प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड होती है, उसके द्वारा प्लांट ब्रीडिंग की कुछ मेथड्स होती हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। और किसान को एक बार हाइब्रिड वेराइटी का बीज देने के बाद वह उसका उपयोग 3, 4, 5, 7 साल तक कर सकता है। परंतु हाइब्रिड जो होता है वो दो विभिन्न प्रजातियों का आपस में अनुपात करा के बनाया जाता है, जिसमें दोनों प्रजातियों के 50-50% गुण एक साल के लिए आ जाते हैं। इसलिए हाइब्रिड को सिर्फ एक बार लगाने के लिए बोला जाता है, और उसको लगातार उससे जो उत्पन्न बीज है उसको 2-3 साल लगाने इसलिए नहीं बोला जाता कि वो जो दोनों पेरेंट्स के जो जीन होते हैं वो आपस में सेग्रीगेशन करने लगते हैं, जिस कारण से जो फसल होती है उसमें विभिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है, अब कुछ इस बात हम और कर ले धान की, कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक जो फिलीपींस है, जिसको हम इरी कहते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें जो है लगभग 1,25,000 प्रकार की धान की प्रजातियां उपलब्ध है। उसी प्रकार से हम बात करें कि हमारे देश में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का रायपुर में जर्मप्लाज्म केंद्र है, जो वहां पर भी लगभग 24,500 के आसपास धान की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। मेरा आप लोगों को ये बताने का उद्देश्य ये है कि धान की नेचुरली बहुत सारी प्रजातियां अभी भी नेचर में उपलब्ध है, जिसपे अभी रिसर्च होना बाकी है। और हम लोग यह जानते हैं या मानते हैं कि जीन की उत्पत्ति आर्टिफिशियल रूप से नहीं की जा सकती। जो हमारे पास पुरानी जो प्रजातियां है, उन्हीं में हम सिलेक्शन करके जो धान की आने वाले समय में उपज बढ़ाना है, हमको उसमें क्वालिटी लानी है, क्योंकि अब उपज तो बहुत हो गया है, परंतु अब क्वालिटी वाली बात हो रही है कि चावल में सुगंध हो, चावल बहुत पतला हो, पकने के बाद वो लंबाई ले, मोटाई ना ले, चावल पकने के बाद जो है स्टिकी ना हो, फ्लैकी हो, फरफरा बने, या जो हम चावल से व्यंजन बना रहे हैं उसके आधार पे उस चावल की क्वालिटी का एक बहुत बड़ा विषय आजकल रिसर्च का विषय बना हुआ है। उसके उपरांत अगर हम बात करें कि जो धान की खेती में जो समस्याएं आती है, जैसे बात करें हम कीट है, व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, तो
के लिए भी प्रतिरोधकता वाला जीन भी इन्हीं जर्म प्लाज्म या इन्हीं जो नेचर के द्वारा है, उसी में हमको पहचान करना है, फिर क्रॉसेस बनाने हैं, फिर उसको जो है हमारी ज्यादा उपज देने वाली वेल एडाप्टेड वैरायटियों में ट्रांसफर करना है। इस प्रकार के अनुसंधान के कार्य निरंतर रूप से जारी हैं। हम बात करें आज की डेट में धान की खेती की, तो यह जो कार्यक्रम है यह बहुत ही उपयुक्त समय पे हो रहा है। जो किसान भाई हमारी धान की खेती करते हैं, उन्होंने अगर धान कटने के बाद रबी में गेहूँ, चना, अलसी, सरसों लगाया हो, कुछ किसान हमारे बहुत जागरूक हैं, उनके पास सिंचाई के साधन है, तो उन्होंने उर्द, मूंग, तिल की फसल लगाई हो, परंतु अब उनका खेत अगर खाली हो गया है या पहले खाली हो गया था, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है अगर आप अपने खेत में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लें। तो उससे क्या फायदा होता है कि जो आपके खेतों में पुराने नींदा के बीज हैं, जो बीमारियों को फैलाने वाले स्पोर्स हैं, जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के, और जो कीड़े कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो धान में लगते हैं, उनके वो एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो वो या तो दूसरी फसल में कुछ समय गुजारते हैं या कुछ समय के लिए वो अपने आप को सुसुप्त अवस्था में डाल देते हैं और खेत में ही पड़े रहते हैं। अगर आप अपने खेत की ग्रीष्मकालीन में, बोला जाता है गहरी जुताई, परंतु हर जगह एमबी प्लाऊ जो होता है, 2 फार वाला नांगर उपलब्ध नहीं होता, तो वहां पे अगर आप चाहें तो कल्टीवेटर की सहायता से भी कर लेते हैं, तो आपको जो धान की खेती में जो प्रमुख 3 समस्याएं हैं, नींदा की, कीड़े की और बीमारी की, उससे बहुत हद तक आप लोगों को छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। अब बात आती है कि धान की नर्सरी हम कैसे डालें, या धान का जो है हम बोआर जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं, यह किस प्रकार से डालें, तो यह उपयुक्त समय है। और हमारे जो समझदार किसान भाई हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने मृग नक्षत्र जो होता है, जो 7 से 8 तारीख के बीच में आता है, उस समय उन्होंने अपने खेत की नर्सरी की जगह तैयार करके नर्सरी डाल भी चुके हैं। बहुत सारे किसान भाई बारिश का इंतजार कर रहे हैं और डालने की तैयारी में है। हम बात करें आज की डेट में, एक विषय बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि धान का जो खेती का रकबा है, 2 प्रकार से होती है। ट्रांसप्लांटिंग होती है, जिसको हम हमारी भाषा में रोपा पद्धति या परहा पद्धति बोलते हैं, और दूसरा जो होती है डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें कि किसान अपनी छिड़कवा पद्धति से, जो अनुभवी किसान होते हैं, खेत तैयार करने के बाद जो है छिड़कवा पद्धति से कुछ सीड ड्रिल की सहायता से कतार में बोनी करते हैं, और आजकल इसमें एक इम्प्रूव्ड यंत्र भी आने लग गए हैं, जैसे कि सुपर सीडर, जिसमें एक ही यंत्र में जो है रोटावेटर और सीड ड्रिल लगा होता है और पीछे पाटा लगा होता है, और इसका भी प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा इससे भी सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अभी जैसे कुछ क्षेत्रों में अगर पानी आ गया हो, खेतों में पानी भर गया हो, या किसान भाई किसी कारणवश लेट हो गए हैं, तो भी एक पद्धति होती है कि आप अपने खेत में पूरा कीचड़ मचा लीजिए, धान के बीज को अंकुरित कर लीजिए, और उसके बाद जो है बीज की बुआई कर दीजिए। उसमें आप बोआर भी, डीएसआर भी कर सकते हैं या नर्सरी में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार का अभी समय चल रहा है। बात अब हम करें धान की खेती में, ये अगर जो किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं या जो भाई किसान भाई डीएसआर डाल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इस समय जो डीएसआर की बात चल रही है, एक सामान्य जानकारी जो जनरल नॉलेज है उसकी हो रही कि क्यों आज की डेट में हमारा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, हमारी गवर्नमेंट्स है, या बहुत सारे लोग क्यों आज की डेट में जो है डायरेक्ट सीडेड राइस, जो अपना बोआर कहलाता है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि बोआर बोने से खेत में पानी कम लगता है, खेत की जुताई कम होती है, और जो खेत में पानी भरने के कारण, जो पराहा लगाते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो जो खेत में पानी भरने के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है, तो और जो बोआर में कम सड़ता है, तो उसके कारण जो खेतों से मीथेन गैस निकलती है, वह हमारे इन्वायरमेंट में जाके कुछ परिवर्तन ला रही है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। और दूसरा उनका कहना है कि डीएसआर से खेतों में जो है कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है। तो इस प्रकार के ध्यान में रखते हुए बोआर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि रोपा पद्धति में समय पे, क्योंकि बहुत इसमें अभी हम बात करेंगे कि रोपा समय पे लगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, अगर समय से ज्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर उत्पादन पे विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो परंतु इसमें जो है लेबर की बचत होती है, और आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि आज की डेट में
दिन प्रतिदिन खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होते जा रही है। मैकेनाइजेशन की ओर हमको जाना है, इसलिए फिर जो मैंने बताया था सीड ड्रिल या सुपर सीडर की बातें हो रही है। सामान्यतः जो अगर हम बात करें और इस पे कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी बहुत अच्छे अनुसंधान किए हुए हैं, वह लोग भी जो है अब किसानों को बोल रहे हैं कि आप अपना खेत जो है 2 बार कल्टीवेटर या 1 बार कल्टीवेटर से जितने समय में आपका खेत तैयार हो जाता है, उसके बाद एक रोटावेटर खेत में चला लीजिए। अगर आप देसी पद्धति से अगर बैल जोड़ी पाटा से खेती कर रहे हैं तो उसको ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, वो नहीं है तो फिर हम बात ट्रैक्टर की करते हैं। मगर हम लोग सब जानते हैं कि लगातार खेतों में ट्रैक्टर चलने से खेत की जमीन कॉम्पैक्ट हो रही है। परंतु अगर आपके पास देसी उपाय है, बैल जोड़ी है, नांगर है, पाटा है, तो आप उसका प्रयोग करें। अदरवाइज जो है हमको खेती तो करनी है, फिर हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से आप खेत तैयार कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग जो है कुछ हाइब्रिड्स, जो उन्नतशील हाइब्रिड्स हैं, उसको लेके आए हुए हैं और उसका प्रति एकड़ पहले 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर रहे थे, आजकल वो 9 किलो के हिसाब से बुआई कर रहे हैं। तो वो एक इंटैक्ट एक स्पेशल टाइप का जो है वो सीड ड्रिल लेके आ रहे हैं, इंक्लाइंड सीड ड्रिल लेके आ रहे हैं, जिसमें दाना जो है एक निश्चित दूरी में, कतार से कतार की दूरी तो मेंटेन करना आसान है, परंतु धान के केस में क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी को एक निश्चित स्थान पे गिराना मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरी जो फसलें हैं, जैसे चना है, मटर है, सोयाबीन है, इसको तो हम सीड ड्रिल से आसानी से बो लेते हैं, उर्द है, मूंग है। परंतु चना धान क्या होता है कि नुकीला होता है और उसका दाना गुच्छे में गिरता है सीड ड्रिल में। यह एक सीड ड्रिल में बोने में समस्या होती थी, तो उनने इंक्लाइन टाइप का एक सीड ड्रिल लाया है जो दाने को अलग भी अंदर ही सीड ड्रिल में ही अलग अलग कर देता है और निश्चित दूरी पे एक एक या दो दो दाना गिराता है। इस प्रकार से जो है आप इसका बुआई कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि बीज की दर की जो बात कर रही थी, तो जो आज की डेट में हाइब्रिड्स आए हैं वो 9 किलो के हिसाब से डाल रहे हैं, परंतु अगर आप अपनी वेराइटीज डाल रहे हैं जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ज्यादा उत्पादन देने वाली वेराइटी है, तो फिर इसकी बीज दर थोड़ी सी बढ़ जाती है, 15 से लेके 20 किलो तक होती है। अगर आपके पास बहुत अच्छी वेराइटी है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इस बीज को दर को भी आप कम कर सकते हैं। जो बात मैंने बोला कि इसमें हाइब्रिड में 9 किलो और वैरायटी में जो है ज्यादा बीज क्यों लग रहा है, तो देखिए धान की जो किस्में हैं उसमें 2 प्रकार की टिलरिंग होती है और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि टिलरिंग कनसे, हमारे यहाँ पे कुछ लोग किसान भाई उसको पिखाटे कहते हैं, क्योंकि यही धान की खेती में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर उत्पादन बढ़ाने में रखता है, तो धान की खेती में नंबर ऑफ टिलर्स ज्यादा से ज्यादा और एक साथ, मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा इंफेसिस इसलिए कर रहा हूं कि एक साथ अगर आपने धान बोया भी है और मान लो टिलर्स 20 भी आ गए, कंसे 20 भी आ गए, परंतु जब पकते समय अगर 10 कंसे की बाली जो है पीली होके झुक रही है, कटाई अवस्था में आ गई है, 5-7 में अगर फूल आ रहा है, 4-5 अगर जो है वो निकल ही रहे हैं कंसे, तो फिर वो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। अगर भले ही 20 कंसे ना आए, 15 आए, 13 आए, परंतु जो भी आए वो एक साथ आए। तो 2 प्रकार की टिलरिंग होती है, इसको एक पुश टिलरिंग कहते हैं, एक साथ टिलर्स आना, और दूसरा जो होता है साइड टिलरिंग होती है। जो हमारी पुरानी देसी प्रजातियां हैं उसमें ये साइड टिलरिंग का नेचर होता है कि इधर धान की बढ़वार भी होती है और बाजू से जो है कुछ टिलर्स भी निकलते रहते हैं। मगर जो अब हाइब्रिड्स है वो ऐसे है कि एक साथ टिलर्स आते हैं, तो उसके कारण वहां पे बीज दर कम हो जाती है। साथ ही साथ इन यंत्रों में जो हम बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो भी जो है साथ में जाता है और सीड के नीचे जाता है, बाद में जो हमारे पौधों को लंबे समय तक उपलब्ध हो जाता है। तो सीड ड्रिल से बोने से ये फायदा है। और छिड़कवा की पद्धति में थोड़ा सा बीज दर ज्यादा रहता है जिनके पास साधन नहीं है, और खेत तैयार कर लीजिए, बीज और खाद फेंक दीजिए, हल्का सा पाठा से उसको मिला दीजिए, बारिश आएंगी और जो है अब धान के पौधे बड़े होंगे। मगर जो डीएसआर में सबसे बड़ी समस्या जो किसान अनुभव करता है वो है निंदा की, कि इसमें स्वाभाविक है कि जब हम पराहा लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जो पानी आने के कारण जो हमारे खेत में नींदा के बीज हैं, पुराने साल के गिरे हुए जो दाने हैं वह उग जाते हैं। फिर जब हम 20-25 दिन में जिस बीच में हमारी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है, और जब 15-20 दिन में बाद जब हम लोग अपने खेत में पडलिंग करते हैं, कीचड़ मचाते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, तो जो उगा हुआ
जो धान के जो उगा हुआ जो नींदा है उसको हम एक बार फिर से पडल करके खेत के कीचड़ में मिला देते हैं। तो उस प्रकार से हम अपने खेत में एक जो एक पूरी बीज की जो लेयर है उसको जो है 50% या उससे ज्यादा उसको कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? परंतु बोआर में हम उस एक जो हमारे को फैसिलिटी है उससे नहीं कर पाते, इसलिए हमको या तो समय पे निंदाई करने वाली बाइयाँ मिल जाए या फिर ऐसे यंत्र मिल जाए जिसको हम खेत में चला लें, या फिर लास्ट में किसी मजबूरी में, मैं उसको मजबूरी ही ये बोलूँगा कि अगर जब कुछ साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप जो है निंदानाशक के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त इस तरह की बाइयाँ हैं या अब कुछ ऐसे यंत्र भी आ गए हैं, परंतु उन यंत्रों का उपयोग करने के लिए आपको कतारों में बुआई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके अलावा जो दूसरी मेथड है पराहा लगाने की, जिसकी हमारे किसान भाई जो हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी या तो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने बोला, कि नर्सरी डाल चुके हैं। अभी अगर हम बात करें डीएसआर की, हम चूंकि बात कर रहे थे, तो हम डीएसआर में एक जो समस्या है जिसके कारण प्रॉब्लम्स है नींदा की, क्योंकि जो लगने वाले कीट और बीमारियां हैं वो तो दोनों में लगेंगे। हो सके तो जो हम ऑर्गेनिक खेती में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती में बात कर रहे हैं, या अगर आप ज्यादा उत्पादन लेने वाली खेती की बात कर रहे हैं, तो भी प्रति वर्ष अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद के रूप में, वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो यह बोला जाता है कि लगभग या कम से कम 5 टन 50 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, या जो भी आप ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, वह 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जानी चाहिए। मतलब 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपको प्रति वर्ष अपने खेत में डालना चाहिए। परंतु उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जो आप लोग जानते हैं। तो वो अगर कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको पौधों को, जो उनको भी भोजन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की ओर जाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें पाया जाने वाला कंटेंट हमारी जल, जमीन, वातावरण या उससे उत्पादित होने वाला जो अनाज है जिसे हम खाते हैं, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, हानिकारक है। इसलिए आज की डेट में हमारी सरकारें, सब लोग, सामाजिक संगठन फिर से जो है जैविक खेती की बात करने लग गए हैं, किसानों को सलाह देने लग गए हैं कि आप जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो है या जो वेस्ट करते हैं उसको एज ए ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट करें। उस विषय पे आप लोगों की बहुत चर्चा होती होगी। मैं उस पे कम इम्फेसिस करते हुए जो दूसरे विषय है उसको लूँ। खाद जनरली धान की फसलों में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो एक कैलकुलेशन वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटास वह 100-60-40, मतलब आपके खेत में 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम नत्रजन जाना चाहिए, 60 ग्राम फास्फोरस जाना चाहिए, 40 ग्राम पोटास जाना चाहिए। समटाइम्स या हर 2 से 3 साल में एक जिंक सल्फेट होता है, क्योंकि धान के पौधे को जिंक की आवश्यकता होती है। उसकी कमी होने पर वो एक स्पेशल प्रकार के लक्षण शो करता है। अगर वो डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मिट्टी परीक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे उनके खेतों में नत्रजन पर्याप्त मात्रा में है, को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए थोड़े से नत्रजन की आवश्यकता है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे पोटास की बहुत पर्याप्त मात्रा में है, या इसके विपरीत भी हो सकता है कि कम मात्रा में भी हो। तो फिर आपको जो मैंने 100-60-40 का फार्मूला बताया उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अच्छी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से आप लोग अपने खेत की हर 2-3 साल में एक बार जो उपयुक्त विधि से मिट्टी निकाल के सैंपल टेस्ट करवाएं और जांच करवाएं। हो सकता है आपके खेत में पोटास पर्याप्त मात्रा में हो। मैंने 40 किलो प्रति हेक्टेयर बोला है, आपको उतनी आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि आज की डेट में जो है पोटास एक बहुत ही महंगा उर्वरक है। हमारे देश में ये होता नहीं है, विदेशों से आता है। तो हमारी देश की, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे फास्फोरस हो, डीएपी हो, यूरिया हो, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है। तो अगर हम अपनी एक संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करेंगे तो हो सकता है हम अपनी बचत भी करेंगे और हमारी सरकार की भी बचत कर सकते हैं। हम बात कर, इसमें जो है 100-60-40 भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों की फसल उगा रहे हैं। अगर आप कम दिनों की कम उत्पादन देने वाली क्वालिटी वाली अगर किस्म उगा रहे हैं तो ये फर्टिलाइजर डोज जो है बहुत कम हो जाएगा।
परंतु आप हाइब्रिड या ज्यादा उत्पादन देने वाली ज्यादा दिनों की अगर कोई किस्म उगा रहे हैं तो हो सकता है आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी यह एक सामान्य अनुपात में चलता है। इसको डालने का तरीका यह बोला जाता है कि अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हो, बोआर बुआई कर रहे हैं, तो जो फास्फोरस है और पोटास है वो तो बेसल डोज में चला जाना चाहिए। मतलब जिस समय आप अपने खेत की अंतिम तैयारी कर रहे हैं उस समय चले जाना चाहिए। नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 3 बार भागों में बांटा जाता है। एक तो बुआई के समय, महत्वपूर्ण जो किसान का सबसे बड़ा रोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा टिलर्स लाना और एक साथ टिलर्स लाना, ये किसान के हाथ में है। किसान भाइयों अगर या साथियों, धान में या गेहूं में जो बाली आएंगी उस एक बाली में कितने दाने होंगे, उन दानों का वजन कितना होगा, उसका साइज कितना होगा, यह उस प्रजाति का जेनेटिक गुण है, आनुवांशिक गुण है और आप उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। परंतु एक साथ टिलर लाना और ज्यादा से ज्यादा टिलर लाना, ये हम अपनी कृषिगत क्रियाओं में सुधार करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि धान के उत्पादन या गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि गेहूं की फसल भी जो है टिलर्स देने वाली फसल है, इसलिए हमको यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है कि हमने या तो बोआर बोया है, जीएसआर बोया हो, या चाहे आपने जो है ट्रांसप्लांटिंग की हो, तो दोनों में कम खेती में जो कम से कम 20 से 25 दिन, पराहा लगाने के 25 दिन बाद या 30 दिन के अंदर, और बोआर बोए हैं आपने तो भी 30 दिन के अंदर, ये एक सबसे ज्यादा इन दोनों फसलों में क्रूशियल टाइम है कि आप किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपने इस समय बिल्कुल समुचित मैनेजमेंट कर लिया तो आप अपने उत्पादन को एक बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, फिर तो वो जो वेराइटी है उसमें जो कैपेसिटी है वही उत्पादन देगी। तो अब बात कर रहा था मैं कि जो फर्टिलाइजर्स है, अगर आप पहले तो बेसल डालना है, उसके बाद जो यूरिया, जिंक है या कुछ और भी ऑर्गेनिक कंटेंट है आजकल बाजार में भी, या आप लोग भी अगर कुछ बहुत सारे जैसे आपके इस ग्रुप में हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे जीवामृत बना रहे हो, बहुत सारे किसान साथी हमारे ब्रह्मास्त्र बना रहे हो, तो उस समय क्योंकि जो कम दिनों की धान की किस्में हैं, धान की किस्मों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि 3 से 4 प्रकार की किस्में होती है। कुछ धान की किस्में तो ऐसी होती हैं जो 100 दिनों से कम की होती है, कुछ धान की किस्में ऐसी होती है जो 115 से 120 दिन की होती है, कुछ धान की किस्में ऐसी होती है जो 130 दिन के लगभग होती है, कुछ किस्में ऐसी होती है जो 40 दिन की होती है। बहुत सारी धान की किस्में हैं जो हमारी प्राचीन परंपरागत किस्में हैं जो हमारे पास भी उपलब्ध है, वो लगभग लगभग 155 से 165 दिन की होती है। तो अगर आपने 120 से 125 दिन की किस्म लगाई है और तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें जो टिलर्स है, जो कन से आने का समय है वो भी जल्दी आएगा। तो आप जो है 20 दिन के अंदर में जो भी आपको निंदा नियंत्रण का काम करना है, निंदाई का काम करना है, आपको जो है उर्वरक या जैविक उर्वरक देना है, तो ये उस समय दीजिए। अगर आपने 125 दिन का धान लगाया तो 25 दिन में दीजिए। अगर आपने लेट अवधि का धान लगाया तो उसमें भी अगर आप कर सकते हैं जल्दी करिए, परंतु नहीं कर पाते हैं तो भी उसमें आप 30 से 35 दिन तक आप यह जो निंदाई की प्रक्रिया है, उर्वरक की प्रक्रिया है, यह कर लीजिए। इसके उपरांत फिर जो है आप जब बालियां निकलती है, बालियां निकलने का फिर वही बोला, या एक थंब रूल ये है हमारे एग्रीकल्चर में कि जो धान जितने दिन का होगा उसके जब कटनी की अवस्था जो आती है, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं कि जब कटनी की अवस्था मतलब कि जब पौधे में 20 से 25% नमी रहे, दाने में नमी रहे, उस अवस्था में हम लोग कोई भी फसलों को काटते हैं। तो जब कटनी की अवस्था के 30 से 35 दिन में या 40 दिन में, एक औसत 35 दिन होता है, तो 35 दिन में बाली निकलती है, कटने के 35 दिन पहले बाली निकलती है। तो आप अगर वेराइटी लगाए हैं तो जब 5% 10% बाली निकल जाए धान की, तो अंतिम आप नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आपने हाइब्रिड्स लगाए हैं तो फिर यह जो स्प्रे है आपको धान कटने के 40 से 45 दिन पहले आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आपने संकर धान हाइब्रिड की खेती की है और जब बाली निकलने लग जाए या बाली 2-3 दिन में निकलने वाली है, उस अवस्था में आप अगर नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं
तो आपके धान में की बालियों में बदरा का परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आपने हाइब्रिड्स लगाया है तो बाली निकलने के 10 से 15 दिन पहले ही अंतिम अवस्था वाला नाइट्रोजन या जो भी उर्वरक का उपयोग करना चाहते हैं वह करें। इस प्रकार से आप फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। बात आती है जो हम बात कर रहे थे कि नींदा, यह दोनों प्रकार की पद्धति में आता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है परहा लगा लिया, ट्रांसप्लांटिंग कर दी है तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारे धान के खेतों में इतना कचरे का बीज पड़ा है कि आप एक खेत में अगर 5 साल तक कोई फसल ना ले, सिर्फ पानी चलाए और इरिगेशन करें तो हर साल जो है वहां पे कुछ ना कुछ नया बीज आएगा। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि इतना ज्यादा मात्रा में हमारे पास जो है खेतों में नींदा का बीज उपलब्ध है। और कई सारे बीजों को तो वरदान है कि अनुकूल परिस्थिति मिलने के पर अनुकूल उनके लिए जो सीजन होता है, जिस सीजन में वो होते हैं, कई बार वह डॉर्मेंसी सुस्ता अवस्था में चले जाते हैं और फिर 2-3 साल बाद उगते हैं। या इवन हमारी जो आज जिस फसल की हम बात कर रहे हैं कि धान का बीज में भी एक नेचर पाया जाता है कि 2 साल 3 साल तक वो खेत में पड़ा रहता है, उसके बाद उग जाता है। तो ये एक हर जो नींदा के बीजों की या फसलों के बीजों की भी एक विशेषता होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में तो उगेगा नहीं, परंतु अनुकूल परिस्थिति में भी वो सुस्त अवस्था में पड़ा होता है और जब उसको उगना हो तब उगता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि नींदा के लिए हम जो बात कर रहे थे कि दोनों प्रकार की पद्धतियों में नींदा की प्रमुख समस्या है और इसका नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया उपाय, जैसे ट्रांसप्लांटिंग मेथड तो हम आपको बात हो चुकी है। अगर आपने बोआर बोया है तो फिर जो सबसे ये है कि आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लीजिए, उससे बहुत हद तक हमको इसमें सफलता मिलती है नींदा के नियंत्रण में। देन जब आपने बोआर बो दिया है तो जब पानी गिरेगा तो धान का बीज भी अंकुरित होगा, साथ ही साथ जो हमारे खेतों में नींदा के बीज पड़े हुए हैं वह भी अंकुरित होंगे। और जब वह दोनों अंकुरित हो गए तो इसमें भी एक चीज ये है कि धान में जो है ऐसे तो हम देसी भाषा में आपके क्षेत्रों में भी धान के बीज जो नींदा है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बालाघाट जिले की बात करूं कि हमारे किसान भाई सावा, मुर्गी टोर, भटोर, पौआ, किनिया, चरपनिया, दातिया रान, मत्स्या रान, गुंजरी रान, इस प्रकार से बहुत सारे धान के नाम लेते हैं। उसी प्रकार से आप लोग के क्योंकि नींदा के नाम प्लेस वाइज बदल जाते हैं, तो मगर हम इसको सिर्फ 2 ग्रुप में बांटे, एक सकरी पत्ती वाला और दूसरा चौड़ी या गोल पत्ती वाला। सिर्फ धान या कोई भी पौधे की पत्तियां 2 ही प्रकार की होती है। सकरी पत्ती वाला जैसे धान की पौधे की पत्ती होती है, गेहूं के पौधे की पत्ती होती है कि एक एक गठ से निकलती है, दूसरे गठ तक लपटी रहती है और बाकी का जो ब्लेड वाला भाग है तलवार समान होता है, तो हम सकरी पत्ती वाला नींदा बोलते हैं। और दूसरा गोल या चौड़ी पत्ती वाला नींदा। तो हम सिर्फ दो ग्रुप में बांटे। तो हम देखेंगे कि जब आपने डीएसआर या पढ़ा लगा दिया है उसके 2 से 3 दिन बाद, 2 से 48 घंटे बाद जब कचरे का बीज पानी को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद उसमें अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मतलब आपको जो नींदानाशकों की आजकल बहुत सारी कैटेगरी जो हम बात करें तो वो जो है प्री इमर्जेंस होते हैं, मतलब कचरे को उगने से पूर्व मारते हैं। मतलब उसमें कचरे के बीज में अंकुरण की प्रक्रिया हो जाए मगर जो उसका पत्ती वाला भाग जैसे ही बाहर आए और हमारे नींदानाशक के संपर्क में आए और मर जाए। दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंस कि जब कचरे की पत्तियां, धान के पौधे की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम जो कचरे की जो पत्तियां हैं वो 3 से 4 पत्ती अवस्था में हो, जो कि सामान्यतः 20 से 25 दिन में अवस्था आती है, उस समय आप जो कर सकते हैं। तो सोचिए आप कि जब आपने कचरा का 2 से 3 या 5-7 दिन में जब कचरे का भी अंकुरण हो रहा है और आपके धान के बीज का भी अंकुरण हो रहा है, तो यहाँ पर तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मैनुअल प्रैक्टिस है अभी तक जो कि हमारे धान के पौधे को बिल्कुल हानि ना पहुंचाए और नींदा के पौधे को हानि पहुंचाए। ऐसा अभी तो नहीं है, परंतु जैसे ही बात होती कि 25 से 30 दिन बाद हमारी जो देसी पद्धति है जिसमें पुरुष हो या महिला मजदूर हो वह खेत में चलते हैं और निंदाई करते हैं, उससे जो सबसे बड़ा फायदा यह होता था कि वह लोग जो है चलते थे, धान के खेत में पानी भरा रहता था, उनका पैर खपचता था। जब पैर खपचता है और धान के पौधे के बाजू में पैर रख के चलते हैं, जब उनका पैर खपचता है तो वो नीचे धंसता है, तो जिससे धान के पौधों में जो नई प्राइमरी रूट्स आती है वो टूटती है। और जब
और निंदाई का काम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है कि वो निंदाई करते जा रहे हैं, जमीन हमारी ढीली होती जा रही है, और दूसरा वो जो चल रहे हैं तो धान के पौधों की जड़ें टूट रही है, और जब जड़ें टूटती है उस अवस्था में तो बहुत तेजी से धान में नई जड़ें आती है, और जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतनी ही ज्यादा कंसे होंगे, टिलर्स होंगे। तो ये हमारे उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल उत्पादन करता था कि अगर मैनुअली निंदाई हो रही है तो निंदाई भी हो रही है, साथ ही साथ जो है पौधों की जड़ें टूट रही है, जड़ें टूट रही है, और वही अवस्था होता है जो पौधा सबसे ज्यादा एनर्जी लगाता है, उसी समय वो चाहता है कि उसको सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ मिल जाए। तो वहां जब वो होता है तो वो जड़ें टूटती है, जिसके कारण नई जड़ें आती है, और नई जड़ें आती है तो उतनी तेजी से पौधा जो है टिलर्स देता है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, आजकल जो है कुछ कोलो वीडर आते थे कि अगर उसके लिए आवश्यक यह है कि आपने जो है धान की बुआई या रोपाई जो है कतार में की हो। पहले जो एक यंत्र होता था जिसको हम खेत में रगड़ रगड़ के चलाते थे, वो जो है कचरे को वहीं काट पीट के जमीन में मिला देता था, फर्टिलाइजर का भी काम करता था, इसमें भी जड़ें टूटती थी। बीच में कुछ यंत्र आए थे पावर वीडर करके, जो कि पेट्रोल या डीजल की सहायता से चलते थे। इसमें भी जो है दो लाइनों के बीच में वो अच्छे से गुड़ाई करता था, परंतु उसका बहुत तेजी से बढ़ा, परंतु उसमें कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा होने के कारण वो जिस तेजी से बढ़ना था, किसानों के बीच में पॉपुलर हो रहा था, वो थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है। अभी उसमें और अनुसंधान या रिसर्च की आवश्यकता है। किसानों को ये कहना था कि थोड़ा-सा भी आयमाय होता है तो हमारे धान के पौधों के कंसे कटते हैं उसमें, या फिर उसमें पानी का लेवल किस प्रकार से कितना मात्रा में मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ऐसा तो हर होता नहीं है कि जो हर किसान उस अवस्था में पानी को मेंटेन करके रख पाए, क्योंकि बहुत अभी भी हमारे देश में 70% खेती जो है रेन फेड है, वर्षा आधारित है। अभी तक हमारे देश में सिर्फ 30% खेती के ही आसपास जो है सिंचाई के साधन हैं, और धान जैसा हम सब जानते हैं, धान वर्षा या पानी आधारित खेती है। अब हम बात करें कि यह एक अवस्था होती है, आफ्टर दैट यहाँ पे जो मैं बात करूं, मजबूरी में बात करना पड़ रहा है मुझे कि यहाँ पे फिर हमको जो है रासायनिक पद्धति की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि हमको निंदाई तो करनी है। तो फिर यहाँ पे जो निंदानाशक यूज होते हैं उनको हम प्री इमरजेंस निंदानाशक कहते हैं। मतलब प्री इमरजेंस, अंकुरण के पूर्व। किसके अंकुरण के पूर्व? जो भी नींदा है आपके खेतों में उसके अंकुरण के पूर्व। और यह अवस्था की सकरी पत्ती वाला नींदा है, उसमें 48 से लेकर 72 घंटे के बीच में जो है अंकुरण की क्रिया चालू होती है। मगर जो चौड़ी पत्ती या गोल पत्ती वाला नींदा है उसमें 4 से 5 दिन में आवश्यकता होती है। तो इस मगर उसमें अंकुरण के जो नींदा के अंकुरण में की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो इसमें बहुत सारे निंदानाशक बहुत पहले से उपलब्ध है, और हमारे बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग भी करते हैं। पहले जैसे कि एक ब्यूटाक्लोर आता था मचेटी के नाम से, 1 लीटर प्रति एकड़ लगता था। पेंडामेथ्रिन नाम का एक निंदानाशक आता है, प्रिटिक्लोर के नाम से एक निंदानाशक आता है, बिस्पाइरिडेक्स सोडियम के नाम से एक निंदानाशक आता है, और आजकल एक और निंदानाशक आया है जो जो दो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। ये जो सारे जो मैंने इसके पहले निंदानाशक बताया, उसके लिए आवश्यक ये है कि आपके खेत में जो है 3 दिन में आपने चाहे पराहा लगाया, रोपा लगाया हो, चाहे ज्वार बोया हो, हल्का पानी हो, उसके बाद आपको इसका स्प्रे करना है। और उसके 3 घंटे के अंदर जो है पानी नहीं गिरना चाहिए, और हल्का सा अगर आप पानी को मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु धान सड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धान भी उस समय अंकुरण अवस्था में रहता है। ये सारी चीजें हैं। उसके उपरांत जो है अभी एक और निंदानाशक आ गया है जो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, उसको आप 10 दिन तक डाल सकते हैं। वह प्री इमरजेंस भी है और प्री पोस्ट इमरजेंस भी है। मतलब हल्का फुल्का अगर नींदे की एक दो पत्ती बाहर भी आ गई है तो भी यह निंदानाशक काम करता है, जो कि बाजार में जो है काउंसिल एक्टिव या कुछ और डिफरेंट कंपनियों के नामों से आ रहा है, और इसकी मात्रा भी वही लगभग 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। तो इस प्रकार से दवाइयों का समय पे अगर आप उपयोग करें तो भी निंदा का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद जो एक अवस्था आती है, जो मैंने बोला कि 20 से 25 दिन में या तो निंदाई कर लीजिए, कोनोमीटर चला दीजिए, पावर वीडर चला दीजिए। यह अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, समय पे आप निंदाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमको फिर मजबूरी वाली बात है कि हमको रासायनिक निंदानाशक की ओर जाना पड़ता है। और वहां के लिए फिर एक जो है बिस्पायरिबेक सोडियम, वहां पे प्री इमरजेंस पायरोजोसल्फुरान था जो 80 ग्राम लगता है, और बिस्पायरिबेक सोडियम जो है यह एक धान का पोस्ट इमरजेंस निंदानाशक है। और जब यह निकला था, और आज की डेट में यह है कि जो भी हमारे
एशियन कंट्री या जहां पर भी धान की खेती होती है, वहां पे यह एक निंदानाशक पोस्ट इमरजेंसी निंदा को नियंत्रण करने वाला एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए केमिकल मिला है, जो कि हमारे किसानों की मदद कर रहा है बहुत बड़े हद तक। तो ये 20 से 25 दिन तक, या अगर आप लेट हो जाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि हम जरूर बोल रहे हैं 20 से 25 दिन में आप निंदानाशक डाल दीजिए, परंतु बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं खेती में जो प्रभावित करते हैं। लगातार पानी गिर रहा था, या किसान की अपनी अपनी खुद की संस्थागत वाली प्रॉब्लम्स होती है, आदमी नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो इस निंदानाशक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 80 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ml, 120 ml, 150 ml, कुछ एरिया में तो बहुत सारे किसान अब इसको 200 ml तक भी डालने लग गए हैं। तो ये, मगर जो मात्रा है वो लगभग लगभग 100 ml के आसपास है। कुछ किसान इसमें जो है आजकल दूसरा निंदानाशक भी साथ में ऐड करने लगे हैं। कुछ लोग 2,4-D, कुछ लोग जो है अपना आल्मिक्स नाम का एक निंदानाशक आता है वो मिलाने लग गए हैं। मगर इसका स्प्रे करते समय आपको ध्यान यह रखना है कि आप, कचरा भी उगा हुआ है, धान भी उगा हुआ है, आप अपने खेत से पूरा पानी निकाल दीजिए। सबसे पहले तो पूरा पानी निकाल दीजिए, क्योंकि कचरे का बीज छोटा है, और ये जो हमारी निंदानाशक है वो कचरे की पत्तियों पे जाके चिपकना चाहिए, बैठना चाहिए, और बहुत सारा कचरा छोटा होता है, अगर उस पे जाके नहीं पड़ेगा तो फिर दवाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले खेत का पानी निकाल दीजिए, ये दवाई का बढ़िया स्प्रे कर दीजिए। अगर आप 100 ml डाल रहे हैं, एक पंप, अगर हम नेपसेक स्प्रेयर की बात करें जो पीठ में लेके चलने वाला किसान है, पहले हाथ से हिलाता था, अब जो है बैटरी चलित भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए। और अगर आपके पास दूसरे प्रकार के पावर स्प्रेयर हैं, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आजकल बहुत तेजी से ड्रोन का भी यूज बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप उपयोग करते हैं तो कम से कम 150 लीटर तो पानी आपको जाना चाहिए। एक पंप में 10 ml, खेत को नाप लीजिए। ये एक दवाई ऐसी है बिस्पाइरिवेट सोडियम की, अगर दवाई की मात्रा ज्यादा भी चली गई तो पौधे पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, नींदा पीला, धान हमारा पीला नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप स्प्रे कर दीजिए, और दवा डालने की कोशिश करिए, बारिश का सीजन है, 3 से 4 घंटा बारिश ना हो। उसके लिए बाजार में बहुत सारे चिपको या बहुत सारे मिलते हैं, वो महंगे मिलते हैं। उसका जो हम लोग ने एक प्रयास किया था कि जो शैम्पू आता है 1 रुपए का पैकेट, वो बढ़िया 1 रुपए का पैकेट 2 पंप में आप डाल दीजिए, वो भी चिपकाने का अच्छा काम करता है। इसके अलावा बाजार में बहुत सारे एडिटिव्स आते हैं। इस प्रकार से आप जो है इसका स्प्रे कर दीजिए, और 2 से 3 दिन बाद फिर खेत में पानी भर दीजिए। 5 से 7 दिन बाद जो है आपके खेत में उगे हुए 90%, 80 to 90% नींदा खत्म हो जाएंगे। कुछ नींदा स्पेसिफिक, कुछ नींदा है 2-3 प्रकार के जो इससे नहीं मरते हैं, बाकी बहुत सारे नींदा इससे कंट्रोल हो जाते हैं। एक और निंदानाशक है जो एक बहुत बड़ी कंपनी ने धान के खेतों में अभी सक्सेसफुली रिजल्ट आ रहा है, विवाया करके। वह 1 लीटर प्रति एकड़ लगता है, और उसको भी डालने का जो अनुकूल समय है वो भी धान के बोआर या रोपाई के 20 से 25 दिन में डालने का है। ये इस प्रकार से हम अपने खेतों में निंदानाशक के द्वारा भी उपयोग करके निंदाई का एक समाधान कर सकते हैं। फिर भी प्राथमिकता, अगर आपके पास मैनुअल लेबर है, सबसे बहुत बढ़िया होगा कि आप उसका उपयोग करें। अब बात आ रही है धान की खेती में हम जो प्रमुख समस्याएं हम ऑब्जर्व करते हैं वो है कीट और बीमारियां। कि जो धान के, ये भी एक एरिया स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, कि यहाँ पे कुछ कीड़े जो हमारे पंजाब हरियाणा या सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश या कुछ एरिया में जो बीमारी आती है वो हमारे यहाँ नहीं आती है। कुछ बीमारियां हमारी आती हैं जो वहां नहीं होती है। परंतु जो सामान्य, जो अगर हम बात करें कीड़ों की, तो कीड़े धान में, कीड़े और बीमारियां दो अलग चीजें होती है। कीड़े हमको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, परंतु बीमारी को उत्पन्न करने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, उससे द्वारा उत्पन्न किए लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो दोनों प्रकार के धान और अन्य फसलों में भी कीड़े और बीमारी आते हैं। और धान की फसलों में प्रमुख रूप से जो कीड़े आते हैं वो है तनाछेदक, एक होता है गालमेज, दूसरा होता है पत्ती मोड़क जिसको कई क्षेत्रों में बंकी केसवरम भी बोला जाता है, तीसरा चौथा होता है गंदी बग जो धान की बालियां पहले निकलती है उसमें आता है, फिर होता है एक ब्राउन प्लांट हॉपर, बहुत तेजी से यह इसका बढ़ रहा है, और लास्ट में आता है एक आर्मी वर्म
जब धान की फसल बिल्कुल कटने की अवस्था में होती है, तो यह एक इंसेक्ट जिसको आर्मी मतलब सेना, ये रात में निकलता है, खाता कम है, काट के ज्यादा गिराता है, और ये कीड़ा इस प्रकार इस स्पीसीज के बहुत सारे कीड़े बहुत सारी फसलों में आते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें बीमारियों की, तो धान में जो बीमारियां हैं, वह एक कॉमन बीमारी जो हमारे एशियन कंट्रीज में होती है, वो है एक ब्लास्ट, जिसमें पत्तियों पे कत्थे रंग के गोला अंडाकार निशान बनते हैं, और यह 3 प्रकार से आता है, पत्तियों में आता है, तने की गठानों में आता है, और जो है जब बालियां निकलती है तो बाली के जस्ट नीचे नेक ब्लास्ट के रूप में आता है। एक और बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसमें धान की पत्तियां ऊपर से पैरे के समान सूखने लगती है, और कई बार अगर ये बीमारी बाली निकलते समय आ जाए तो धान की बालियों में दूध नहीं भरता है, पोचे रह जाते हैं। एक बीमारी और तेजी से बढ़ रही है जिसको कि फॉल्स स्मट कहते हैं, लाई फूटना, कि धान की बाली आ गई है परंतु एक बाली में जो है उसमें 5, 7, 8, 10 प्रकार या कई ज्यादा जो है लाई दाना में फंगस आ जाता है, लाई फूटना या फॉल्स स्मट इसको कहलाता है। एक बीमारी जो जिंक सल्फेट की कमी से होती है, खैरा रोग, और ये खैरा रोग जो है सामान्यतः बोआर बोने के या ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 से 30 दिन तक पौधा एक अलग टाइप का लक्षण शो करता है। आपने पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डाला हुआ है, गोबर की खाद भी डाली हुई है, सारी चीजें डाली हुई है, परंतु 20 से 25 दिन में धान का पौधे में पत्तियां जो है भगवा रंग की दिखने लगती है, पीला, हल्का पीलापन की पत्तियां दिखने लगती है। और अगर आप जिंक सल्फेट नहीं भी डालेंगे तो वो 10-15 दिन बाद जो है फिर से वो रिकवर हो जाती है। परंतु पौधे की जो छुपी हुई भूख है, जो हिडन हंगर है, वो है जिंक की, जो आपने नहीं दिया दूसरे पोषक तत्वों से या पौधे ने अपना इन्वायरमेंट से जो भी है कर दिया, परंतु वो जो है हिडन हंगर या अपनी छुपी हुई भूख का परिणाम उत्पादन में कमी करके पौधा दिखाता है। इसलिए बोलते हैं कि धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती में हर 2 से 3 साल के अंतराल पे एक बार जिंक सल्फेट का उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और अब बात जैसे मैं बोल रहा था कि कीड़े और बीमारी की, तो अब जो मुझे लग रहा है कि हमारा समय जो मुझे राउत सर ने बताया था वो होने जा रहा है, तो मैं एक तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में अगर कीड़ों की समस्या है तो ब्रह्मास्त्र के बारे में आपके इस ग्रुप में बातें होती रहती होगी, जिसमें उन्होंने आपको गौमूत्र में विभिन्न प्रकार की पत्तियां डाल के बहुत सारी चीजों कुछ मिर्ची हुआ, कुछ अपना लहसुन हुआ, उसको भी मिला के आप ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं, और सुरक्षात्मक रूप से अगर आप उपयोग कर रहे हैं जैसे नर्सरी में हर 15 से 20 दिन में, तो कीड़ों का समाधान कर सकते हैं। उसमें अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लेंटाना कैमरा, एक चटक चांदनी या लालटेन नाम से एक हमारे गाँव में जाना जाता है, उसकी पत्तियों को डाल देते हैं। साथ में अगर आप उसमें बेल की पत्ती, जो बेल जो हमारे भगवान को चढ़ता है, उसकी पत्तियों को भी डाल देते हैं, तो वो ऐसे एक प्रकार से फंगीसाइड का भी काम करता है, और इसको भी चढ़ा के आप इसका निश्चित रूप से निश्चित अंतराल में अगर उपयोग कर रहे हैं तो बीमारियों और कीड़ों से उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही पोषक तत्व है, आप ग्रीनरी को मिला के सड़ा रहे हैं, तो जो बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारी फसलों को आवश्यकता होती है, उसकी भी पूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके खेतों में कुछ कीड़े बीमारी लग रहे हैं तो आप नीम का तेल, यह भी बाजार में विभिन्न रूपों में मिलता है, 1000 पीपीएम, 2000 पीपीएम, 3000 पीपीएम का, आपके खेत में कितने किस कीड़े की इंटेंसिटी क्या है, उस हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जनरली जो है 1000 से 1500 पीपीएम वाला नीम का तेल 1 लीटर प्रति एकड़ तक की रिकमेंडेशन है। उसी प्रकार से अगर जो धान की मैं बीमारियों की बात कर रहा था, और मेरा एक जो मैंने खुद अनुभव किया है कि एक जैविक फफूंदीनाशक आता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम का एक जैविक फफूंदीनाशक आता है, जो कि पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। अगर आप अच्छे गारंटेड सोर्स से इसको परचेज करते हैं, इसकी मात्रा सामान्यतः 1 लीटर प्रति एकड़ लगती है, परंतु ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फसल की ऊंचाई कितनी है और किस अवस्था में आप डाल रहे हैं। तो अगर आप इसका भी एक निश्चित अंतराल में अगर धान की खेती में उपयोग कर रहे हैं, तो धान में जितने प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया, ब्लास्ट, तनागलन, बीएलबी, फॉल्स स्मट, और ये जो दूसरी जो चीजें हैं, ये सारी बीमारियों के लिए एक ही उपाय है, वो है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसका अपने खेत में नर्सरी उखाड़ने के पहले या 20-25 दिन में आप उसका उपयोग कर लीजिए, फिर उसके 20-25 दिन बाद एक बार उपयोग कर लीजिए, एक बार बाली निकलने के पहले उपयोग कर लीजिए, और इसका कुछ जैविक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनके साथ कंपेटिबिलिटी भी है, एक बार और पता कर लिए, तो धान की खेती में आप सुडोमोनास का उपयोग करके बहुत हद तक अपने खेत में आने वाली बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं।
ये एक सब सामान्य चीजें थी। मेरा समय हो गया है, जैसे कि राउत सर ने मुझे बोला था कि 15 मिनट का समय जो है क्वेश्चंस के लिए भी देना है, डिस्कशन के लिए भी देना है। तो अब आप लोग जो मुझसे बन सकेगा, जो मुझे अभी जानकारी में होगा, मैं उसके आप लोगों के प्रश्न देने के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हेलो। जी ओम। नर्मदापुरम से रमेश मेहरा। सर, एक तो धान की किस्मों पर चर्चा नहीं हुई, और दूसरा सर जो मुझे आप। भी सर जी मुझे भी सर। ऐसे ही लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा वो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको एस्केप कर गया। क्योंकि जी क्या होता जी है सर कि हम लोग धान के बारे में इतना बोलते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाए समझ में नहीं आता। कई बार मुझे अभी जब मैंने लेक्चर चालू किया था तो मुझे लग रहा था कि मैं 45 मिनट क्या बोलूंगा, और अभी मुझे लग रहा है कि यार मुझे जो बोलना था उसका तो मैं 2-4% ही बोल पाया। तो धान की प्रजातियों की अगर हम बात करें, तो आप किस प्रकार की, जैसे आप नर्मदापुरम के हैं और आपके एरिया में तो बहुत तेजी से जो है बासमती बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। और जी बासमती की जो बहुत सारी किस्मों के बारे में, क्योंकि मेरे जिले में हम लोग बासमती पे काम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ बासमती का उतना अच्छा मार्केट नहीं है और बासमती की मिलिस नहीं है। तो हमारे यहाँ तो मगर जो आपकी जानकारी में, जैसे बासमती की हम बात करें कि पुरानी जो किस्में थी, PB1 थी, वो ट्रेडिशनल बासमती की किस्में हैं। CSR 30 थी। बाद में जो है अभी 11-21 बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। उसके अलावा भी जो है पूसा सुगंधा 3-4-5, ये तो सब, ये अब आज की डेट में देखा जाए तो सब पुरानी किस्में हो गई है। परंतु अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, या जो हमारा किसान जो उत्पादन करता है, आज की डेट में भी मैं समझता हूँ 11-21 की सबसे ज्यादा कास्ट होती है। आपने भी अनुभव किया है। परंतु अब बहुत सारी नई वेरायटी, जैसे 1609, 1857, और अभी बहुत सारी नई वेरायटियां आ गई हैं, जिसका उत्पादन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और आप लोग का जो नर्मदापुरम वाला एरिया है, वहां तो हम लोग जितना वैज्ञानिक लोग जो वेरायटी की पोटेंशियलिटी बताते हैं, उससे भी कई बार 1.5 से 2 गुना तक आप लोग उत्पादन ले रहे हैं। तो ये बासमती जो आप लोग के एरिया में होती है, उसके अलावा हमारे एरिया में या जो जो, जो जितने बहुत बहुत सारे किसान बासमती ना लगाते हुए, आप लोग के नरसिंहपुर हुआ, जबलपुर हुआ, और आपके एरिया में भी जो है हाइब्रिड भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। और जिसमें कि जी अगर हम बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी के हाइब्रिड्स हैं जो 100 दिनों से 110 दिनों के हैं। JRH 5, JRH 19। अगर आप, जैसे अभी मैंने खुद ने जो है अभी लगभग किसानों के खेत में JRH 19 एक हमारी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का हाइब्रिड है, जो कि 110 से 115 दिन का होता है। मीडियम सिलेंडर टाइप का दाना होता है। सामान्य पौधे की ऊंचाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो यह हाइब्रिड हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध है। और उसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के हाइब्रिड्स की बात करें, जो एक जनरली एक कोर्टेवा कंपनी है, 27-37 मोटा दाने वाला 135 से 140 दिन का यह हाइब्रिड होता है। आप लोग के एरिया में जो मुझे जानकारी है कि वहां पे एक 64-44 करके हाइब्रिड है, यह बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। एक 84-33 नाम का एक हाइब्रिड है, वो भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ये तो हाइब्रिड की बात हो गई। अगर हम बात करें वेराइटीज की, तो वहां पे फिर अवधि वाली बात आती है कि 110 दिन, 115 दिन की जो अवधि का जो धान है, वो आज की डेट में MTU 1010 पुराना धान है, आंध्र प्रदेश की वैरायटी है, बहुत तेजी से पॉपुलर है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस सेगमेंट में जो 115 से 120 दिन में JR 81 और JR 206 यह किस्में हैं। और आपके यहाँ इस एरिया में जो है, मैंने सुना है कि JR 206 बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। चौड़ी पत्ती वाली वैरायटी है। आप लोग के एरिया की जमीन बहुत फर्टाइल है, इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन देने की कैपेसिटी है। ये 115 से 120 दिन में कटकी भी तैयार हो जाएंगी, ताकि आप लोग समय पे अपनी रबी की जो प्रमुख फसल है, गेहूं आपकी या चना, उसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 120 से 25 दिन की किस्म, 125 से 130 दिन की किस्मों में, तो अभी भी नो डाउट हमारे भाइयों की, हमारे देश में जो सबसे बड़ा एरिया कवर करने वाली धान की अगर कोई किस्म है, तो वो है IR 64, जो 125 से 130 दिन की है। अगर पूरे देश की बात करें तो, और अभी भी बहुत बड़े एरिया में हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की किस्म क्रांति, जो 125 से 130 दिन की है, वह भी बहुत पॉपुलर किस्म है। और इसके अलावा अगर आप लेट धान की किस्मों की बात करें, जो 135 से 140 दिन की, तो MTU 7029, जो कि स्वर्णा के नाम से पॉपुलर है। दाना छोटा होता है मगर भारी होता है। और जो है अगर आपके खेत लंबे दिनों तक पानी भरा रहता है, या आपको लंबी अवधि की धान की किस्म चाहिए, तो आप स्वर्णा के बारे में विचार कर सकते हैं। उसमें एक और इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है, स्वर्णा सब 1 नाम की एक किस्म आ गई है, कि अगर आपके कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं नदी किनारे, नाले किनारे, जहां पे एक बार बारिश होने के बाद 5-7 दिन तक खेतों में पानी भरा रहता है, जहां का पानी आप लोग निकाल नहीं पाते हैं, तो स्वर्णा सब 1 एक ऐसी धान की किस्म है जिसमें अगर खेत में अगर 10-12 दिन तक भी धान का पौधा पूर्णतः डूबा रहे, तो भी यह सड़ता नहीं है। इसमें सबमर्जेंस वाला एक जीन डाल दिया गया है। थोड़ा सा जी सर सर। मैंने जो है फास्ट बोला, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा
जी बाद जी में भी अपन और डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको जी आवश्यकता हो तो। जी 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 सर। और सर जैसे जो आपने स्यूडोमोनास की बात की है सर, इसमें ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम और इनका उपयोग कब किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए ट्राइकोडर्मा की तो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। यह एक हमारा यह भी एक फंगस है, परंतु हमारे लिए लाभदायक फंगस है, जो जमीन में हमारे हानिकारक फंगस होते हैं, जो विभिन्न बीमारियां फैलाते हैं, जो सॉइल बोर्न या सीड बोर्न डिजीज फैलाते हैं। ये फंगस फंगस को मार के खाता है। तो इसका अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में या आजकल मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, बाकी जो दाल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, उसमें तो ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार करके ही बोना चाहिए, है ना? परंतु अनाज वाली फसलों में थोड़ा मुझे डाउट रहता है। उसमें मैं जो है, अगर बीमारी भाई हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे बीज में या सॉइल में हमारे जो हार्मफुल फफूंद हैं वो मारे, तो अगर सूडोमोनास से भी अगर बीज को उपचारित करके बोया जाए खासकर अनाज वाली फसलों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम, हमारे बहुत सारे किसान आज की डेट में माइकोराइजा नाम का एक तत्व होता है, उसका भी उपयोग करने लग गए हैं, और उनका ये कहना है कि ये धान की टिलर्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसलिए धान का रोपा या बोआर बोने के 15-20 दिन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सर जी सर जी सर जी हो। जी अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यदि किन्हीं का प्रश्न है तो वो हैंड रेज करें और सर से अपने प्रश्न पूछें। जी हो। आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर ले मेहरा जी। जी ओम। पवन सर जी उपस्थित हैं आज। आज पवन सर जी उपस्थित है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी टिप्पणी दें। आदरणीय पवन सर। जी नमस्कार। और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर उत्तम जी का अभिनंदन है। आज के उन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी है, बहुत बढ़िया। और ये जो मेरे एक दो प्रश्न तो नहीं है, उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो जीआई का जो कार्य हुआ है, जो जीआई पद्धति से अब देश के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह के उत्पादों का जीआई टैगिंग हो गया है। तो उस प्रक्रिया में अगर आप कुछ एक संक्षेप में बता सकें, तो हमारे बहुत सारे जी क्षेत्र में मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे उत्पाद प्रोडक्ट्स हैं और जिसको कि जीआई ज़रूर किया जाना चाहिए। बासमती धान का तो जीआई हो गया और बहुत सारे अन्य तरह के चावल का हो गया है। तो लेकिन फिर भी चूँकि आपने बताया था कि आपने इसका जीआई में भी आपने योगदान किया है, जो एक विशिष्ट वैरायटी है, मैं नाम मुझे याद नहीं आया। तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उसको करने के लिए हम क्या करना चाहिए? जी। जी, बहुत बहुत यह प्रश्न फिर बहुत लंबा है, जिसका मैं बहुत शॉर्ट में आंसर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए कि जब हम हर जिले में कुछ पुरानी प्राचीन परंपरागत चीजें होती है जो फेमस होती है। अभी भी मैं जानता हूँ कि अगर आप नरसिंहपुर जिले के हैं तो वहाँ पे दाल बहुत फेमस है, गुड़ बहुत फेमस है। अपना पिपरिया होशंगाबाद जिले में जो है पिपरिया पड़ता है, वहाँ की दाल बहुत फेमस है। ये बहुत हर जिले में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। अनाज फेमस है, कुछ दूसरी चीजें फेमस है, और उनका जीआई के बारे में होता क्या है सर कि ये अगर एक कोर्ट का विषय है, ये जाता है एक जीआई अपने आप में एक पहले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी होता है, अब हमारे देश में इसका चेन्नई में ऑफिस है, और इसके जब आप फॉर्मेट एप्लीकेशन या जब प्रक्रिया में जाएंगे तो बड़ा एक कोर्ट वाली लैंग्वेज होती है, जिसमें सामान्यतः लोग पीछे हट जाते हैं। फिर इसमें क्या है, आज की डेट में प्रोफेशनल्स लोग आ गए हैं, जो वकील लोग आ गए हैं, और वो लोग ऐसा कुछ जानबूझ के, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि वो प्रक्रिया को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्योंकि जब मेरी बात डायरेक्ट वहां पे हुई, क्योंकि हमने अपनी जीआई कोई वकील के माध्यम से नहीं करवाई, जबकि हमें भी फोन आया, हमने हमारे जो सीनियर लोग जिनने जीआई करवा चुके थे उनसे बार बार सलाह लिया और एक ग्राउंड लेवल पे थोड़ी मेहनत की। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका तो सबसे पहले आप हिस्टोरिकल प्रमाण निकालिए, क्योंकि इसका नाम ही है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अब आप बोल रहे हो कि ये हमारे क्षेत्र की भौगोलिक प्रदर्शक चीज है, तो आपको ये बताना पड़ेगा
कि ये सिर्फ आप ही की चीज है या आप ही के एरिया में ही स्पेशल बन सकती है, अदर एरिया में नहीं बन सकती। उसके लिए आपको हिस्टोरिकल प्रमाण चाहिए। आप हिस्टोरिकल प्रमाण के कलेक्ट करने के लिए जो है या तो पुरानी बुक्स में लीजिए, पुराना जो भी ग्रंथ है वहां से लीजिए, या एक अच्छा सोर्स है गजेटेरिया, जो पहले बहुत पहले से अंग्रेज लोग जो होते थे वो हर 20-25 सालों में या अपना एक गजेट छापते थे, उसमें भी बहुत सारी उस क्षेत्र की जानकारियां वो लोग नोट करके रखते थे। तो आप वहां से आप हिस्टोरिकल प्रमाण कलेक्ट कर दिए। उसके अलावा अभी जैसे कई लोग जो है एक क्राप ले आते हैं कि भाई क्राप ले आए हैं और उसका जीआई करा दो, कि भाई मेरे एरिया में तुअल बहुत अच्छी होती है, तुअल का करवा दो। तो तुअल कोई पर्टिकुलर क्राप का तो जीआई होगा नहीं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप तुअल की पर्टिकुलर ये वाली किस्म जब मेरे क्षेत्र में बोई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जमीन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पानी, या यहाँ पे जो एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है, जिसके कारण उस तुअल की दाल में एक विशेष स्वाद आता है, जो अन्य क्षेत्र की अगर यही वाली किस्म अगर दूसरे क्षेत्र में जाके उगाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। आपको इस प्रकार से पूरा एक अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। इसकी जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं, यूनिकनेस होता है आपका, कुछ पुराने प्रमाण्स होते हैं। इसका एक बहुत सिंपल फॉर्म होता है, जब आप उसमें इंटरनल कर जाओ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। आपको एक एरिया ज्योग्राफी बतानी पड़ती है, ज्योग्राफिकल एरिया बताना पड़ता है कि यह सब चीजें यहाँ पे होती है। इसको आप उसका फॉर्मेट भर के भेजिए। आप जो जानकारी है उसको भेजिए। जो है 5,000 रुपए की एक फीस लगती है आपकी इस प्रोसेस के लिए, वो भेज दीजिए। हाँ, जीआई जो है कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां तो इसमें अभी बहुत पहले हो सकती थी। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, जैसे अगर कोई साड़ी बनाने वाला है, बनारसी साड़ी की जीआई हुई है तो साड़ी बनाने वाला है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज ही जीआई करा सकती है, एक समिति ही जीआई करा सकती है, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं करा सकता, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करा सकती। उसके लिए फिर आपको पेटेंट की ओर जाना पड़ेगा। तो जीआई भेज दीजिए। अगर आपके फार्म में किसी प्रकार की कोई कमी भी हो तो फिर वो लोग सबसे पहले तो ये एक बड़ा ओपन काम है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजे वो लोग पूरा पूरा आपको जो है साइड में ओपन कर देते हैं, जिसको किसी को दिक्कत भी हो तो वो भी देखे, और अगर हमारी कुछ कमी है तो, और उसके बाद वो बताते जाते हैं आपको पत्राचार के माध्यम से कि आपको यह चीज और लगेगी, आप इसको और ऐड करके भेजिए। और ये पूरी एक कलेक्टर के थ्रू या जो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू पूरा जाता है। फिर आपको जो कमी है वो पत्राचार चलते रहता है। जब वो अपने सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके बाद वो आपको हियरिंग के लिए मतलब उनके सामने आपको, जिन किसानों के ग्रुप ने उस पर्टिकुलर चीज के लिए दावा किया है कि हमारे एरिया की चीज है, उसकी एक बार जो है हियरिंग होती है, उसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और सारी चीजें ओके हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी है तो फिर वो लोग बताते हैं कि ये चीजों को सुधार लीजिए। आज की डेट में क्या है कि अभी भी हमारी कंट्री चाइना और की तुलना में हाँ जीआई कराने में, पेटेंट कराने में बहुत पीछे चल रही थी। तो हमारी भारत सरकार ने इस पे एक विशेष जोर दिया है और मदद भी हो रही है। इवन आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर कोई स्पेशल चीजें हैं तो आप उसका जीआई कराइए। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मदद मिल रही है। और मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हमने जीआई कराई थी, यही राउत सर और हम लोगों ने, हमने किसी वकील की मदद ली थी। हमको तकलीफ जरूर हुई थी 2 से 3 साल तक। हमने एक चिन्नौर चावल की किस्म है जो 160 दिन की है, ट्रेडिशनल किस्म है, और उसका हमने जीआई करवाया था। और मध्य प्रदेश की एक कृषि क्षेत्र की पहली जीआई थी। और उसके बाद एक बड़ा जोर चला, प्रयास चला बहुत सारे लोगों के द्वारा, और इस बीच में हमारे 4-6 प्रोडक्ट की जीआई और भी हो गई। इसके पहले हमारे से पहले जो है कड़कनाथ मुर्गा और 7 जीआई हुई थी। मगर ये सारी जीआई जो है दूसरे मतलब किसी दूसरे संगठन के द्वारा हुई थी, किसानों के द्वारा नहीं हुई थी। और हमारी इस जीआई में हमको किसानों ने भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरी मदद की, और एक सफलता हमको इसमें मिली थी। और जब ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, इसके द्वारा मेरे द्वारा बहुत सारा एक पूरा प्रेजेंटेशन 80-100 पेज का बना के रखा हूं मैंने। और जब भी जो लोग बोलते हैं मैं उसका प्रेजेंटेशन देता हूँ। कृषि विभाग के द्वारा भी मुझसे कई बार प्रेजेंटेशन लिया गया है। और एक वो एक सेपरेट प्रक्रिया है जो फॉर्मेट के द्वारा होती है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या पर्टिकुलर चीजों को इंडिकेट करना है। तो ये हम लोग इसमें मदद करते हैं। जी सर, इसमें कुछ एरिया का मतलब धन्यवाद क्षेत्रफल का सर कुछ जी। निर्धारण होता है कि कितने में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई क्षेत्र कोई फिक्स नहीं है। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण देता हूं कि जो अभी बासमती की बात की थी साहब ने, कि बासमती का जो जीआई हुआ था वो हुआ था 7 राज्यों का। हमारा मध्य प्रदेश नहीं था उसमें। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे 7 राज्यों का हुआ, दिल्ली भी उसमें इंक्लूड है, 7 राज्यों का जीआई हुआ, तो नंबर ऑफ राज्य भी बढ़ सकते हैं। कुछ जीआई ऐसी होती है जैसे में 2 से 3 जिले आते हैं, जैसे कड़कनाथ मुर्गा हमारे जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिलों को मिला के बना गया है। और कुछ जगह ऐसी भी है जिसमें एक जिले का एक हाथ तहसील ही आती है या कुछ गांव ही आते हैं कि उस पर्टिकुलर गांव में स्पेशल क्लाइमेट है, स्पेशल पानी है, स्पेशल वहां की सॉइल है, तो उसी एरिया में जो वो पर्टिकुलर चीज उत्पन्न होती है तो उसमें वो विशेषता आती है। तो इसमें साइज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मार्केट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी आदरणीय पवन सर पूछे, मैं बीच में आ जी, गया था सर थोड़ा सा। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। तो मैं डॉक्टर उत्तम से अनुरोध करूंगा कि जब भी आपके पास समय होगा तो वो जो स्लाइड्स हैं वो हमें भी दिखा देंगे, तो एक वो और अच्छी जानकारी इसमें हो जाएगी, और जहाँ-जहाँ पर यहाँ पर और संभावनाएं होंगी वहाँ के किसान भी शायद इस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। सर बहुत ज्यादा है मेरे, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अभी भी मेरे यहाँ पे गुना करके जिला है, वहां पे एक बहुत ही स्पेशल धनिया होता है कुमराज करके, अभी तक उसकी जीआई नहीं हुई है। बहुत सारा एरिया है सर जिसमें बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आप लोग के जहाँ से भी हैं वहां पर भी बहुत सारी चीजें होंगी, और अगर वो चीज की जीआई होती है तो हमारी गवर्नमेंट या सब लोग उसको एक पब्लिसिटी मिलती है, और हो सकता है कि हमको हमारे देश में मार्केट नहीं मिल रहा है परंतु हमको उस चीज का विदेशों में मार्केट मिल सकता है, हमारा एक्सपोर्ट बन सकता है, इसलिए बहुत आवश्यकता है इस चीज को बढ़ावा देने की। जी, 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 धन्यवाद। और मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज जिसको अब हम कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या पानी या जो भी अतिवृष्टि हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो परंपरागत वैराइटीज़ हैं और बाकी जो नई वैराइटीज़ भी हैं, हाइब्रिड्स भी हैं, सभी पर इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का चक्कर है, और इसके साथ ही ये भी हम देख रहे हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है, चाहे वो पौधों की हो, चाहे वो जानवरों की है, उस पर भी धीरे-धीरे वो तंत्र भी ज़रा-सी कमज़ोर होते जा रहा है। और हमारी जो वैराइटीज़ पहले जो चावल की थी, मैंने बचपन में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो एक हेडिंग पढ़ी, जिससे प्रति मैं बहुत आकर्षित हुआ। उसका नाम था द ग्रेट जीन रॉबरी। मेरे ख्याल से डॉक्टर रिठारिया के ऊपर उसका काम था। तो मुझे तो बिल्कुल उस तरह का ये पहली बार ही हुआ कि जीन क्या होता है और उसकी उसकी चोरी कैसे हो सकती है। तो इस विषय पर जब हमारी ये बायोडायवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से शायद हम कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ही वैरायटी, ये एक ही तरह की फसलों को लगाने का, या उन फसलों में भी जब हम लगा रहे हैं तो उसमें भी बहुत नैरो डाउन होते जा रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, और किस प्रकार की संस्तुतियाँ हम अपना देने की प्रयास कर रहे हैं किसानों को? जी। सर जो है आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये चीज भी मैं अपने लेक्चर से मिस कर गया था। जो है मेरे पास मध्य प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और मैं करीबन करीबन 10-15 सालों से धान की प्रजातियों पे, ऐसे हर क्रॉप पे है मगर मैं धान पे स्पेशली काम कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास 150 धान की देसी प्रजातियों का कलेक्शन है। और जो आपने बोला कि वो चोरी वाला मामला तो चलते रहता है जो भी है, क्योंकि मैंने पहले अभी अपने लेक्चर में बोला था कि जीन आप आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, ये नेचर में है, उसी को आपको पहचानना पड़ेगा और उसी को फिर अपनी वेल एडाप्टेड हाई क्वालिटी वाली क्रॉप में उस जीन पर्टिकुलर जीन को लाना पड़ेगा। तो ये काम बीच अपने लेवल पे चल रहा है, और हो सकता है कि हमसे ज्यादा एक्टिव प्राइवेट वाले भी हैं, वो लोग भी अब नई नई चीजें लाके पैसा कमाने के लिए हो सकता है वो ज्यादा एक्टिवपन दिखा रहे हैं। तो वो तो सब प्रक्रिया है, परंतु जो मेरे पास लगभग धान की 150 प्रजातियां हैं, और मैं अपने तरफ से इस प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्ट भी लेके चला था कि जिन किसान भाइयों को, समझदार भाइयों को अगर देसी धान की देश प्रजातियों का अगर बीज की आवश्यकता हो तो हम उनको उपलब्ध कराते हैं बीज बनाने के लिए, आधा किलो 1 किलो, हम तरीका भी बताते हैं कैसे इसको बढ़ाना है। तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो धान की 80 दिन, सठिया एक धान की किस्म है जिसको बोलते हैं 60 दिन में पक जाती है, परंतु मैं बहुत सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, 60 दिन में तो नहीं पकती हो, 75-80 दिन में पक जाती
जाती है। बिल्कुल अनइरिगेटेड है, उगने के लिए पानी मिल जाए, उसके बाद अगर पानी लंबा स्पेल भी आएगा, पानी तो चाहिए उसको मगर लंबा स्पेल भी आएगा तो जीवित रहती है। उत्पादन कम ज्यादा जरूर हो सकता है। अभी भी हमारे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में, हिलीज एरिया में इसको किसान भाई उगा रहे हैं। और जैसे सटिया है, कोडुमू है, जो मैंने जब इसका बीज कलेक्शन कर रहा था तो उन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई थी। इसका जो चावल होता है जनरली वो लाल रंग का होता है उसका, और मोटा चावल होता है। परंतु उनने जो जो एक विशेषता बताई कि जब हमारे घरों में महिलाओं की, ट्राइबल्स है, बैगा कम्युनिटी की है, कि जब महिलाओं को डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के पहले से लेके उनके 2-3 महीने तक हम पर्टिकुलर इसी चावल का भात खिलाते हैं, क्योंकि उसका चावल लाल होता है और उसमें जो है हाई कंटेंट में आयरन और जिंक की मात्रा होती है। और हम भी जानते हैं कि जब आफ्टर डिलीवरी महिलाओं को एनीमिया या उसकी आवश्यकता होती है और डॉक्टर लोग भी जिंक और आयरन ही लिखते हैं, परंतु उस चावल में नेचुरली जिंक और आयरन का कंटेंट सामान्य चावल से ज्यादा है और चावल लाल रंग का होता है, मोटा होता है, परंतु वो लोग वही उनकी एक प्रैक्टिस में है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारी आयुर्वेदिक की किताब में धान की एक किस्म है रक्तशाली, उसका जिक्र है, जिनने भी लिखा हो बहुत पहले से। तो उस धान की किस्म का, मगर उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि वो 120 से 25 दिन की है और हमारी एक तो ट्रेडिशनल किस्म है। तो ये भी क्या होता है, अब जो हमारी ये भी एक बड़ा नया विषय आपने बता दिया। क्या होता है कि हमारी जो पुरानी परंपरागत किस्में थी वो फर्टिलाइजर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी, ऊंची थी, उत्पादन क्षमता कम थी। और जो 1966-67 ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले की बात करें हम, तो वो भी क्या होता था कि एक लेवल के ज्यादा ऊंची होने के कारण जैसी बालियां आती थी, लॉजिंग की प्रॉब्लम थी। फिर वैज्ञानिकों ने डॉर्फ वेराइटी और टाल वेराइटी का क्रॉस करा के फिर जो है हमारे लिए वेराइटियां बनाई, जिसके कारण हम आज की डेट में फुट के मामले में सिक्योर हुए हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशनल वेराइटी है, परंतु इसका वो जिक्र है, इसका भी चावल लाल रंग का होता है और एक न्यूट्रिटिव चावल है। उसके अलावा अगर हम एरोमेटिक एरोमा की ओर जाएं तो आज की डेट में हमारे पास चिन्नौर, जीरा शंकर, काली मुच, काली कमोद, बादशाह भोग, तरुण भोग, मतलब नियर अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन टाल वेराइटी, ए हाईली एरोमेटिक, नेचुरली एरोमेटिक, मेरे पास आज की डेट में 50 के आसपास वेराइटियां हैं, जिसमें से कुछ वेराइटियां ऐसी हैं जिनका चावल लाल भी होता है, कुछ वेराइटियां ऐसी जिनका काला भी होता है। काला चावल एक समय बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था, परंतु उसको पकाने में दिक्कत है, लगने वाला समय ज्यादा है और उसमें स्वाद नहीं होने के कारण वो, और उसकी जिस हिसाब से लोगों ने तारीफ कर दी थी कि बड़ा ही यह मेडिसिनल है, वो बाद में कुछ समझ में नहीं आया। परंतु नो डाउट लाल चावल की जो किस्में हैं वह आज की डेट में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है और उसका रकबा बहुत अच्छा बढ़ रहा है और आज की डेट में ज्यादा उत्पादन देने वाली डॉर्फ लाल चावल की किस्में उपलब्ध हैं। ओम, अब यदि हमारे सदन में किसी और भाई का कोई प्रश्न हो तो वो कर लें, अन्यथा हमारा समय हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। जी, अब किसी का हैंड रेज नहीं है। जी जी जी, राजश्री ने किया है, तो मैं आमंत्रित करूं। राजश्री जी, आपका प्रश्न अंतिम प्रश्न है, आप पूछें। राजश्री कुशवाहा, जबलपुर से, एमपी जबलपुर से हूँ। यहाँ पर कौन सा धान है जो 100 दिन में आ जाए, 120 दिन में आ सकता है? मैम, आप मतलब वैरायटी की बात कर रही हैं या हाइब्रिड की बात कर रही हैं? अगर आप वैरायटी की बात कर रही हैं तो हमारे पास पुरानी कुछ किस्में थी जो 100 दिन के अंदर में आ जाती थी। वो है आनंदा, कलिंगा, पूर्णिमा। और इसका बीज थोड़ा सा आपको कलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये उतनी पॉपुलर किस्में नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल वैरायटी की बात करेंगे तो हमारे पास बालाघाट में कुछ ट्रेडिशनल वैरायटी जिसका बीज हम थोड़ी बहुत मात्रा में आपको उपलब्ध करा सकते हैं, जो 100 दिन के अंदर की बात कर रहे हैं। मगर आप 110 दिन, 105 दिन में जाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है कुछ वैरायटियां हैं, जैसे JR जबलपुर में है आप, तो JR 81 और JR 206 ये एक किस्म है जो 110 से 115 दिन में आपको हो जाएंगी। जी, कहाँ पर, मतलब मेरे को इसका सीड कहाँ से मिल सकता है? हाँ, 110 से 115 दिन वाली जो किस्में हैं, इसका बीज आपको जो आधार ताल में, जबलपुर के आधार ताल में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, हाँ, आधार ताल जबलपुर में है ना आप, तो वहां पे जो, हाँ, पनागर या सियोरा रोड पे जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पे डायरेक्टर फार्म करके एक ऑफिस है, वहां से आपको उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में? यस मैम, यस, कृषि विश्वविद्यालय में 100।
जी ओम। बहुत सुंदर जानकारी दी सर आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप अपना मोबाइल नंबर हमें बता दें। जी सर मेरा मोबाइल नंबर है 9424999321। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी किसानों के हित में दी है। निश्चित रूप से हमारे इस सदन में जुड़े हुए लोग उसका लाभ लेंगे, और उन्होंने जो नई जानकारी दी है जो सूडोमोनास और इसके, ये बहुत हमारे लिए लाभकारी है, और निश्चित रूप से किसान इस पे आगे काम करेंगे। हम आपका बहुत बहुत मनपूर्वक आपका आभार करते हैं सर। और जब भी आपको समय मिले, हमारे राउत सर तो हमारे नियमित जो है वो साथी है, और यदि आप भी जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी ओम। अब मैं अपने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जी ओम। जी ओम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथियों को दी। और देखेंगे जब समय मिलेगा तो जीआई के ऊपर एक लेक्चर करा लेंगे, ताकि जो कई जगह पे जैसे बरमान का भट्टा है और नरसिंहपुर की दाल है, तो ये सब चीज़ों पर भी हम अलग अलग समय में चर्चा कर लेंगे। तो एक बार पुनः हम आपको आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम।